हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि रिनीट 2026 सीरीज चल रही है। आज उसका लेक्चर नंबर 27 आ रहा है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स के 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स। एटॉमिक फिजिक्स भी हमने क्लियर की है। न्यूक्लियर फिजिक्स भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रहेगा, वो है सेमीकंडक्टर्स। तो इन 4 चैप्टर्स में 36 से 40 मार्क्स आते हैं नीट में। तो मतलब आपके 40 मार्क्स कंप्लीट। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेंगे जो रैंकर्स वाला क्वेश्चन है। रैंकर्स वाला क्वेश्चन है न्यूक्लियर में, जो कल हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी पे एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है एन एटम X38 is bombarded by the shower of fundamental particles and in 10 seconds this atom absorbs, and in 10 seconds this atom absorbed 10 electrons, 10 protons and 9 neutrons. The percentage growth in the surface area of nucleons is recorded by JEE 2025 means 2025 का क्वेश्चन है। फिर ये नीट 2025 में भी आया था। ये रैंकर्स वाला क्वेश्चन है। आप ये नहीं सोचना कि इतना टफ किसमें नीट में नहीं आएगा। पूछा गया है और पूछा जाएगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन लेंगे, आराम से सुनना, आसान है। हमारे पास न्यूक्लियस है जिसका रेडियस r होता है, इतना हमें पता है। इसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया एस हम लेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज ग्रोथ इन द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर हम सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया होगा 4πr²। तो ठीक है, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। R जो है वो खुद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर रेज़ पावर 1/3। तो हम S लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के बदले A रेज़ पावर 1/3 और स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ पावर 2/3। तो ये मिली हमारे पास रिलेशन। पहले मैंने रिलेशन बनाया, ये मिली हमारे पास रिलेशन, ये मिली हमारे पास रिलेशन। अब देखो बेटा, अब हम देखेंगे इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स है? एक है 8, फिर 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। डमी डाटा 10 इलेक्ट्रॉन, डमी डाटा इन 10 सेकंड, डमी डाटा, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो 10 + 9 टोटल न्यूक्लियॉन्स है ए 8 + 10 + 9, तो ये हो गई 27 टोटल है 27 न्यूक्लियॉन्स।
अगर हम टोटल न्यूक्लियॉन्स पहले देखेंगे, ऐड कितने हुए, ऐड हुए हैं 19, सॉरी ऐड अगर हम देखेंगे 10 + 9 दैट इज 19 न्यूक्लियॉन्स ऐड हुए हैं। आज तो पहले ही प्रेजेंट था, आप कितने अब ऐड हुए हैं, 19 ऐड हुए हैं। अगर हम देखेंगे इनिशियल मास नंबर, इनिशियल मास नंबर है 8, यह ना मास नंबर। फाइनल मास नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज द मास नंबर, वो है 19, Z प्लस N, ये है 19। अब हम अगर देखेंगे एस फाइनल सरफेस एरिया फाइनल बाई सरफेस एरिया इनिशियल इज इक्वल टू ए इनिशियल ए फाइनल बाय ए इनिशियल, मास नंबर फाइनल बाय मास नंबर इनिशियल टू द पावर 2/3। तो कितना आएगा, एस फाइनल बाय एस इनिशियल इज इक्वल टू, फाइनल कितना है, फाइनल मास नंबर कितना है, फाइनल मास नंबर कितना है, फाइनल है 19 + 8, सॉरी ये 8 इसके बाद भी आएगा 27, फाइनल है 27, वेरी गुड 27, इनिशियल है 8, तो यहां पे आएगा 2/3। पहले हम इसका क्यूब रूट लेंगे, 3/8, 3/2 का, 3/2 का होल क्यूब कितना आएगा, 3 × 9 = 27, 2 × 4 = 8, और बाहर है 2/3, 3 और 3 कैंसिल, आप स्क्वायर ले लो, एस फाइनल बाय एस इनिशियल इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, 2 × 4, तो 9/4 कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 10, 4 × 2 = 8, 20, 4 × 5 = 2.25, एस फाइनल इज इक्वल टू 2.25 एस इनिशियल, सरफेस एरिया फाइनल इज इक्वल टू 2.25 एस इनिशियल। अब हमें परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है, परसेंटेज चेंज पढ़ा है मैंने इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन एस इनिशियल इनटू 100, एस फाइनल कितना है 2.25 एस इनिशियल माइनस एस इनिशियल अपॉन एस इनिशियल इनटू 100, तो कितना आएगा, एस इनिशियल को बाहर निकालो, अंदर बचेगा 2.25 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन एस इनिशियल, एस इनिशियल कैंसिल, 2.25 माइनस 1 इज 1.25 इंटू 100, तो आएगा 125%, 125% इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो, इस क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शंस थे, 125% कोई नहीं था, फिर इस क्वेश्चन को JEE मेंस के लिए बोनस दिया गया, इसी बोनस वाले क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, सरफेस एरिया आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर खुद मास नंबर रेज़ पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, तो बन गई फार्मूला। फिर मैंने इनिशियल मास नंबर 8 है, फाइनल मास नंबर 8 + 10 + 9 27 है, इसको पुट किया तो एस सरफेस एरिया फाइनल माइनस सरफेस एरिया फाइनल इज इक्वल 2.25 सरफेस एरिया इनिशियल, फिर परसेंटेज चेंज निकाली, आपके सामने पढ़ा है, बेसिक मैथ्स में मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है मेथड, एक मेथड, फॉर एग्जांपल मेथड 1, मेथड 2 से भी करेंगे हम इसको। अगर मैं मेथड 2 दूंगा, मेथड 2 आप देखो, एस फाइनल इसको लेंगे 1 तो पहले ही था, प्लस क्या बचेगा 1.25 एस इनिशियल, तो इतना ऐड हुआ है, इतनी ग्रोथ हुई है, दैट इज 125%। यह है आसान तरीका निकालने का, ये तो लंबा चौड़ा है, यह है आसान तरीका निकालने का। आई होप दोनों तरीके से आपको समझ आया होगा, आई होप कि दोनों तरीकों से आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये था बेटा क्वेश्चन जो रैंकर्स वालों के लिए है, जिनकी रैंक एम्स में मान लो आप लेस देन 100, जिनकी रैंक ये होनी चाहिए, उनके लिए ये क्वेश्चन था, रैंकर वाला क्वेश्चन था। बहुत आसान है, बहुत आसान है, उतना टफ तो आता नहीं है कि जो सालों में ही होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा है। न्यूक्लियर बॉम्ब
एटॉमिक बम की स्टोरी आप इसमें पढ़ोगे एक चैप्टर में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स से हैं। ओपेनहाइमर, हाइजेनबर्ग के बीच जो झगड़ा होता था, हाइजेनबर्ग तो नाजीज के साथ काम कर रहा था और ओपेनहाइमर को यूएसए, तो पहला एटॉमिक बम न्यूक्लियर वेपन तो यूएसए ने ही बनाया। फिर रेस्ट हिस्ट्री नोज, जापान नोज वेरी वेल, हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो तो आपको पता ही होगा। अब लेते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है क्वेश्चन हमारा बेटा? क्वेश्चन है मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस वेरीज विद द मास डेंसिटी of a nucleus varies with mass number A mass density of a nucleus varies with mass number A as ये A है बेटा, A as नीट 2020 का क्वेश्चन है। ए पार्ट है ए स्क्वायर, बी पार्ट है ए, सी है कांस्टेंट और डी जो है वो है 1/8। जरा मुझे बोलो इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 1 सेकंड लगेगा पढ़ने में, 1 सेकंड लगेगा आंसर देने में। हमें पता है आर जो होता है रेडियस, that is directly proportional to the mass number raised power 1/3 होता है। Density of all the atoms is constant, that is mass per unit volume। वो मैंने दिखाया कल, mass density कैसे constant होती है। Mass density of a nucleus varies with mass number A as that is constant। Density does not depends upon the mass number। ये था बेटा क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। अब है हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। समझना इस बात को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, समझना। कुछ पॉइंट इसमें लिखाऊंगा। न्यूक्लियर फोर्सेस के 2 टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स SNF। देखो बेटा, आपको पता है नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हो गई 4। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये जो 2 हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या आपको पता होगा, रियलाइज हुआ होगा आपको, 11th में हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, 12th में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। लेकिन ये जो 2 हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहले स्टोरी सुनो। हमारे पास न्यूक्लियस है, ये वो फोर्स है जो खाली न्यूक्लियस में लगा रहता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं। न्यूक्लियस में हमें पता है, व्हाइट से मैं न्यूट्रॉन बनाऊंगा, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस कलर से मैं प्रोटॉन बनाऊंगा, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब बस देखो, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो 0 है, लेकिन प्रोटॉन पे आपको पता है चार्ज है +E। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E। तो आप मुझे बोलो, इन 2 के दरमियान, हम 2 की बात करेंगे, इन 2 के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, FR। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे, EFE, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इन 2 के दरमियान, तो ये दोनों दूर हो जाएगी, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगी, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगी, तो
न्यूक्लियस खत्म तो एटम खत्म तो यूनिवर्स खत्म। अब आप बोलोगे सर ये दो प्रोटॉन है, इनके बीच रिपल्शन है, लेकिन इनके बीच एक और फोर्स है बाय वर्चू ऑफ मास, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नजदीक रखता है। नहीं बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज वेरी 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 वीक देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, वो नहीं बचा पाएगा। तो इन दो के दरमियान, इन दो प्रोटॉन के दरमियान एक और फोर्स है जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, एसएनएफ बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब आप देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास। ना ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ये मास पे डिपेंड करता है। हम मान के चलते हैं ये दो प्रोटॉन है। समझना इस बात को, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां प्रोटॉन और सॉरी ये दो न्यूट्रॉन है, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, यहां दो प्रोटॉन। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच होगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होगा, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच होगा, मैं यहां लिखूंगा एसएनएफ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूट्रॉन के दरमियान होता है, उतना ही दो प्रोटॉन के दरमियान होता है, उतना ही दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान होता है। क्योंकि ये वो फोर्स है जो न चार्ज पे डिपेंड करता है न मास पे डिपेंड करता है। चार्ज पे जो फोर्स डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मास पे जो डिपेंड फोर्स करता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत छोटा होता है एसएनएफ से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप अब आपको समझ आया होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस काम आता है। ये बाइंड करता है न्यूक्लियॉन्स को विद इन द न्यूक्लियस। शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज है, विद इन द न्यूक्लियस है, आउटसाइड द न्यूक्लियस तो होता नहीं है, विद इन द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान होता है। ये न्यूक्लियॉन्स के दरमियान होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान। ये फोर्स जो होता है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बराबर होता है। जितना ये दो न्यूट्रॉन के दरमियान होगा, जितना ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के दरमियान या दो प्रोटॉन के दरमियान होगा, ये बराबर होता है। इसका रेंज तो फर्मी है, मतलब जितना न्यूक्लियस का साइज होता है उतना ही उसका रेंज है, उतना ही इसका रेंज है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा यहाँ पे, इन पॉइंट्स को आप प्लीज ध्यान में रखें। It is a force which binds nucleons with the nucleus. It is the force which binds nucleons with the nucleus. Nucleons के दरमियान होता है with the nucleus. थोड़ी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आपको ये याद रखें। इट इज अ फोर्स व्हिच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स विद द न्यूक्लियस। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नोन फोर्सेस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नोन फोर्सेस। जितने भी आप फोर्स जानते हो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, ऑल द नोन फोर्सेस। It's a force which binds the nucleons with the nucleus. It is the strongest of all the known forces. They start acting at a distance of 1 Fermi. एक और point. They start acting at a distance of 1 Fermi. 1 Fermi आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर, इसका रेंज यही है। एंड फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दे बिकेम रिपल्सिव। ओह,
and for a very small distance they became repulsive. प्रोटॉन और प्रोटॉन अगर बहुत ज्यादा नजदीक आएगा तो ये धक्का देता है, दूर करता है, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब समझो, न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स में दोनों आते हैं। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूक्लियर फोर्स do not obey the inverse square law. Nuclear force are not central force. ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, ना ही क्या बेटा, ना ही सेंट्रल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट सेंट्रल। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट सेंट्रल। न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट of nuclear charge and mass. ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप बोलोगे सर प्रोटॉन के पास चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है तो कैसे फोर्स होगा, क्योंकि ये ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही मास पे डिपेंड करता है। अब जो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, एक पॉइंट में लिखूंगा, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, उतना ही होता है बिटवीन, इसमें कोई भेदभाव नहीं, ये बराबर लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये स्टेटमेंट एक बार आया था एग्जाम में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा व्हाट्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एसएन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पे जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीडियो को पॉज करो, इन पॉइंट्स को याद रखो। इसमें कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, असर्शन रीजन में या मल्टी करेक्ट आंसर जो होता है उसमें पूछा जाता है। स्टेटमेंट एक दो देंगे, बोलेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसमें हम लिखेंगे इधर वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये होता है, इट कम्स इनटू प्ले during the beta decay of nucleus. It comes into play during the कालू जादू टोना होता है ना, during the beta decay of nucleus। याद रखना, इट कम्स इनटू प्ले ड्यूरिंग द बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। इसका रेंज जो होता है, रेंज इज 10⁻³ फर्मी। ओह, कितना होता है 10⁻³ फर्मी? हम मान के चलते हैं इट इज 0.001 फर्मी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या रेंज था? 1 फर्मी, इसका 0.001 फर्मी। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये जो होता है ना वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है। और एक और खासियत इसकी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पे भी लगता है।
it also acts on electron. Strong nuclear force does not act on electron. Strong nuclear force खाली न्यूक्लियन पे लगता है, जो न्यूक्लियस में होता है. लेकिन weak nuclear force it also acts on electron. आपको पता है बीटा डीके जो है वो भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए. बीटा डीके में होता है, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वहां पे इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और वो बाहर जाता है. इंस्टेंट. एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड, नेवर फाउंड इन न्यूक्लियस. बट इन बीटा डीके रिएक्शन इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है न्यूक्लियस में और वो बाहर आ जाता है. जैसे न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलता है. उस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत लगती है. यह है वीक न्यूक्लियर फोर्स. मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन पे भी लगता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज विद इन द न्यूक्लियस. नो डाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स इज आल्सो इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, बट इट इज wholly and solely when beta decay occurs. जब बीटा डीके होता है, न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में. उस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. लेकिन उसको दूर करने में वीक न्यूक्लियर फोर्स का रोल लगता है. समझ आया. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगा? जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जकड़ के होगी, क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा. तो उसको अलग करने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है, उन दोनों को अलग करने के लिए. मतलब एकदम से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, वो काम है वीक न्यूक्लियर फोर्स. इट आल्सो एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बट इट आल्सो एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिकॉज व्हेन न्यूट्रॉन ब्रेक्स, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जुदा करने के लिए जो फोर्स हमें लगता है, उसी को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल्स आर पुश्ड अवे ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स. अभी बताया ना मैंने. Proton and electron are pushed away due to weak nuclear force. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. What is weak nuclear force? What is strong nuclear force? Why they act? This is the way that I explain स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स टू. चलो चलते हैं आगे. अब लेते हैं एटॉमिक बम की स्टोरी. मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन गुरुजी. mass energy equivalence. According to theory of relativity, यहाँ पे पॉइंट होगा. According to theory of relativity, mass m is equivalent to an energy E. To an energy E. इसका मतलब क्या है? E is equal to mc स्क्वायर. हमें इसके एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं है. आइंस्टाइन बोलता है दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी हुई है. दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी हुई है.
अगर हमारे पास कोई मास है, हम इस मास को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। हम मास को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। ये चार्ज है मेरे पास, इसका कुछ मास होगा। अगर मैं इस मास को कन्वर्ट करूंगा एनर्जी में, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा। एटॉमिक बम में जो होता है बहुत सारी एनर्जी निकलती है, मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ओपेनहाइमर ने वही किया था, तो न्यूक्लियर वेपन बनाया था। न्यूक्लियर वेपन की भी स्टोरी हम पढ़ेंगे, एटॉमिक बम की स्टोरी, कैसे हम मास को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। अगर हम मास को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो कितनी एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब है मास भी किससे बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है। ये है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। नटशल में दुनिया की हर कोई चीज एनर्जी से बनी है, मास भी एनर्जी से बना है, मास को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी। अब आप बोलोगे सर अगर दो मुल्क के दरमियान जंग हो रही है तो आप चाक क्यों नहीं फेंकते उन पे, चाकू से हम चाक फेंकेंगे, हम इससे हमला करेंगे तो इससे एनर्जी निकलेगी। बेटा वो कन्वर्ट करनी पड़ती है, कन्वर्ट करनी पड़ती है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। वही हमें पढ़ना है, वही हमें पढ़ना है। अब सुनो बात, इस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे जो नीट 2020 एग्जाम में पूछा गया था। देखो कितना आसान है। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 gram of a substance is नीट 2020 में पूछा गया। बच्चे इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं फिर जब ऐसा क्वेश्चन आता है। बोल रहा है अगर हमारे पास आधा ग्राम मास है, अगर हम उसको कन्वर्ट एनर्जी में करेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। आधा ग्राम, केजी नहीं, केजी नहीं, आधा केजी नहीं, आधा ग्राम, 1 ग्राम उसका भी आधा। अगर आपके पास आधा ग्राम मास है, किसी सबस्टेंस का आधा ग्राम मास है आपके पास, अगर आप उसको कन्वर्ट एनर्जी में करोगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी वहां से, ये कौन बताता है हमें। अगर हम मास को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो कितनी एनर्जी निकलेगी वहां से, ये कौन बताता है हमें, आइंस्टाइन साहब बताते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E हो गई एनर्जी, m हो गया मास, मास कितना है 0.5, ग्राम को कन्वर्ट करो 10⁻³ kg। C क्या है बेटा, C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो आएगा 0.5 × 10⁻³ × 3 3 9, 10 8 16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो जूल होता है, 9 5 45, 10⁻³ 16, 10⁻13 जूल। इतनी एनर्जी निकलेगी मेरे लाल, ये देख बिलियन ट्रिलियन में एनर्जी निकल रही है। 4.5 × 10⁻13 जूल। धुआं धुआं हो गया आपके सामने। एक सबस्टेंस का हमें आधा ग्राम मास दिया था, अगर हम उसको कन्वर्ट एनर्जी में करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, इतनी मिलेगी। हो बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ रहा है, पढ़ाने भी मजा आ रहा है, सुनने भी मजा आ रहा होगा। मुझे होप है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। शिट, लाइट चली गई, क्या हो गया इसको। अब है एटॉमिक मास यूनिट, समझना इस बात को। एटॉमिक मास यूनिट AMU, हमें पता है, हमने पढ़ा है AMU। 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट
को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो हमें कितनी एनर्जी निकलेगी वहां से, हमें कितनी एनर्जी मिलेगी वहां से। तो हम इस पे करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू mc²। E इज इक्वल टू m कितना है बच्चों, 1.66 इंटू 10 रेज पावर -27, 3 इंटू 10 रेज पावर 8 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे पूरे वैल्यूज के साथ तो यह हमें देता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एटॉमिक मास यूनिट को, मतलब इतने मास को अगर हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं यहां पे एक और ऑपरेशन करूंगा, आप समझना इस बात को। अगर मुझे पता है E इज इक्वल टू mc², कितनी एनर्जी मिली मुझे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मास था, 1 AMU इंटू c²। अगर मैं 1 AMU लिखूं तो कितना आएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। 1 AMU इसके बराबर भी होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। अब समझो, अब समझो, मुझे पता है आपको कहां कंफ्यूजन हुआ होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर से समझो, फिर से समझो। अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, केजी में दिया है ना हमें, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी निकलेगी, इतनी। अब हमने एएमयू को कन्वर्ट किया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में, तो यहां पे क्वेश्चन है हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² जो है ये किसका यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है मास का, यूनिट ऑफ मास। कभी कभार दिया होता है असर्शन रीजन में 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस, परफेक्ट, नो डाउट, नो डाउट अबाउट दिस। कभी कभार दिया होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस, नो डाउट अबाउट दिस, दिस इज आल्सो करेक्ट। मैंने आपको दिखाया है। अब समझो, अगर आपको क्वेश्चन आएगा वह मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, if we convert it into energy, how much energy we will get, 931.5 mega electron volt। 1 AMU is also equal to this, 1 AMU is also equal to this। I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आया। ये तो धुआं धुआं करने वाला टॉपिक है, मैंने तो इसको धुआं धुआं किया आपके सामने। अब मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, फिर हम लास्ट वाला टॉपिक लेंगे आज का, उस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज संडे है तो आज हम थोड़ा सा टॉपिक बड़ा लाएंगे। प्रॉमिस टूट गया। क्यों टूट गया, क्योंकि मैं बहुत बिजी था सुबह से। लेक्चर तो आएगा, छोटा या बड़ा लेक्चर तो आएगा। एक लीटर पिया मैंने, अभी एक और लीटर पिया है, थक गए बहुत।
इसको बाद में पिएंगे। सुनो सुनो मेरे वीरू, अगर अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझना ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसमें हम लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें तो आपको पता है केजी में, इसमें होता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देख लेना किलो। एक प्रोटॉन को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकलती है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। बच्चों इसको देख लेना, एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो इतनी एनर्जी निकलेगी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो किलो किलो, मैं इस पे दबाव डाल रहा हूं क्योंकि ये किलो है। एक प्रोटॉन को कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूट्रॉन को करेंगे कन्वर्ट तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में दिया होगा वो आपको पता है, ऐसे दिया होगा तो ट्रू। मास ऑफ प्रोटॉन आपको केजी में पता है, इसमें दिया होगा तो ट्रू। मास ऑफ न्यूट्रॉन केजी में आपको पता है, इसमें दिया होगा तो ट्रू। अब आपको पता है एएमयू, एएमयू देखो 1 एएमयू जो होता है ना, वो लेस देन प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, और लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इतना आपको पता है, 1 एएमयू इतना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 into 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इससे भी बड़ा होता है 1.674 into 10⁻⁻27 kg। इसलिए इनमें अंतर है। एएमयू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन 938 और न्यूट्रॉन 939। हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, आपका फायदा है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा फायदा होगा, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी इंशाल्लाह। 21 की शाम को आप बहुत खुश होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।